देखिए बच्चों, जीएस में आज साइंस एंड बायोलॉजी का पीरियड है और उसमें जो टॉपिक हमारा हुआ है जीव द्रव्य, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या है, कैसे है और इसके साथ साथ क्या फंक्शन होते हैं बायोलॉजी के अंदर। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म से जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कोशिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ से सब चीज़ें आपको समझाई जाएंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस टॉपिक से, यानी कि सब्जेक्ट से, यानी कि बायोलॉजी से। ठीक, फिलहाल अब इसकी बात करते हैं जीव द्रव्य। तो ये जो शब्द है खुद ही बता रहा है कि जीव के अंदर क्या है, द्रव्य है। कोई भी जीव का मतलब आप समझते हो, पौधा भी हो सकता है ना, वो कोई जानवर भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, मानव भी हो सकता है। तो सभी के अंदर क्या होती हैं, शैल होती है, जिसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कोशिका। और सभी के अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। तो इसकी खोज किसने की थी, इसके अंदर क्या होता है, फिर एक शब्द आएगा कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक आएगा केंद्रक द्रव्य जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, प्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये किन किन चीज़ों से बनता है, फिर इनके अंदर सारी क्या आ जाएंगी, बहुत सारी, जैसे वो पढ़ी होंगे आपने माइटोकॉन्ड्रिया, वो सेल के अंदर सब चीज़ें आ जाएंगी, लाइसोसोम, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो अब जीव द्रव्य क्या है, ये कहा गया है कि जीव और द्रव्य। तो जीव के अंदर एक द्रव्य होता है, एक लिक्विड होता है। ये लिक्विड कैसा होता है, तो आप बोलेंगे ये लिक्विड जो होता है गाढ़ा होता है, थिक कह सकते हैं, रंगहीन होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है इसका। तो एक ऐसा द्रव्य है जो गाढ़ा हो और क्या हो, रंगहीन, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि जीव द्रव्य बोलते हैं। और जीव की जितनी भी जैविक गतिविधियां हैं या जैविक क्रियाएं हैं वो सब इसी के अंदर होती हैं। किसी भी जीव की जो जैविक क्रियाएं हैं जीव द्रव्य में ही होती हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं ऑल बायो एक्शंस आर परफॉर्म्ड इन प्रोटोप्लाज्म। जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो सब इसी के अंदर होती हैं। उसके बाद है कि जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसमें मुख्य रूप से तीन चीज़ होती हैं। नंबर एक तो होता है जल, यानी कि वाटर। नंबर टू होता है कार्बनिक पदार्थ, जिन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और नंबर थ्री होता है अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जल, कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इन तीन चीजों से मिलकर बनता है क्या, जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले जब इसे देखा गया तो इसके अंदर कुछ जांच की गई, तो उसके लिए हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। ठीक, तो बहुत तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, जिनमें से दो की चर्चा हो रही है। सबसे पहले एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया, जिसे इसे बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। इसका प्रयोग किया गया, क्यों प्रयोग किया गया, जीव द्रव्य के अंदर क्या है उसे देखने के लिए। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज है उसे देखने के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन ये जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है ये ज्यादा काम में नहीं आ पाई, इससे ज्यादा क्लियर चीजें नहीं देख पाए हम। और कोशिश तो करी देखने की, लेकिन फिर भी ज्यादा चीजें हम क्लियर नहीं हुई। तो उसके बाद फिर एक और सूक्ष्मदर्शी आई, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इससे हम सारी चीज़ों को क्लियरली देख पाए। तो शुरुआत में प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया था, जो किसी हद तक फेल हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से सारी चीज़ें हमें क्लियर दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को पढ़ते समय हमें ये भी बात क्लियर हुई कि इन दोनों में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक, ऐसी बहुत सारी हैं, पर फिलहाल इन दो का यही जिक्र है। अब बात आती है कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। हिंदी में कह लो जीव द्रव्य, इंग्लिश में कह लो प्रोटोप्लाज्म। तो उसका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। PURKINJEY। उस साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंजे। ये बात है 1839 की, 1839। सबसे पहले जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया। At first, protoplasm word was used. At first, protoplasm word was used. उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन आएगी 1861 में, इन 1861 एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम है मैक्स सुल्ज। MAX, मैक्स, SHULZ, मैक्स सुल्ज। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे जीव द्रव्य सिद्धांत कहा गया। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे जीव द्रव्य प्रिंसिपल कहा गया, प्रोटोप्लाज्म प्रिंसिपल कहा गया। अगला लाइन लिखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कोशिका सजीव पदार्थों का संचय है। सेल इज द कलेक्शन ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस, सजीव पदार्थों का संचय है, तथा इसमें एक केंद्र उपस्थित होता है। एंड देयर इज अ न्यूक्लियस इनसाइड इट, इसमें एक केंद्र उपस्थित होता है। तथा जीवन की सभी क्रियाएं एंड ऑल एक्शंस ऑफ लाइफ, जीवन की सभी क्रियाएं इसी में होती हैं। आर परफॉर्म्ड इनसाइड इट, देख लिया। तो सबसे पहले पेश शब्द दिया गया 1839 में, उसके बाद फिर आगे रिसर्च हुई तो 1861 की बारी आई। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया, इसका एक प्रिंसिपल दिया। अब मैंने क्या लिखवाया? मैंने लिखवाया कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो कोशिका है, जो सेल है, उसमें सजीव पदार्थ है, एक्टिव सब्सटेंस है, एक्टिव एलिमेंट है। किसमें? सेल में। जो सेल है, जो कोशिका है, उसमें एक्टिव एलिमेंट्स हैं,
सजीव हैं और इनमें क्या होता है, केंद्र होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, लाइफ की जितनी भी क्रियाएं हैं, एक्शंस हैं, वो सारी सारी इसी के अंदर होती हैं। ये जो 2-3 लाइन कही गई इसे कहा गया जीव द्रव्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट वाज गिवन बाय मैक्स सूज इन 1861। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, लगभग 102 साल बाद आ जाओ। जैसे याद रखने का कुछ तरीका होता है ना, अभी मैंने 1839 लिखा था, तो ऐसे याद रखो कि 40 में से एक कम, अब फिगर में से एक ज़्यादा मतलब 60 में एक जोड़ के 1861। अब लगभग 100 साल बाद, जिसे मैं 102 कह रहा हूँ, ये बात आएगी 1963 की। तो अगली इंपॉर्टेंट फिगर है 1963। बहुत सारी फिगर होती हैं, बाकी जो मैं लिखवा रहा हूँ उस पर ध्यान रखो सर। 1963 बहुत सारी रिसर्च होती हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम होते हैं। अब साइंटिस्ट का नाम है हक्सले, HUXLEY, हक्सले। और अगले लाइन लिखिएगा, इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इंग्लिश में बोलना चाहिए प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये जो लाइन कही थी, ये हक्सले ने कही थी 1963 में। ये तीनों ही लाइन आ चुकी हैं एग्जाम में अपने अपने तरीके से, जो आपको लिखवाई जा चुकी है। ठीक। और साइंटिस्ट का नाम कोई नहीं आएगा। अब जीव द्रव्य क्या है उसे लेके चलते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो अभी हमने इतनी बात करी कि जीव द्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म में गाढ़ा है और रंगहीन है, कलरलेस है। अब इसका ना वर्गीकरण करना है, मतलब क्लासिफिकेशन करना है। तो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन भी कई तरीके से किया जा सकता है। एक में सिर्फ कहा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे कार्बन है, तीसरे नंबर पे है हाइड्रोजन और चौथे नंबर पे है नाइट्रोजन। तो दूसरे प्रकार का वर्गीकरण करेंगे हम, उसमें कहा जाएगा कि कार्बनिक पदार्थ तो इतने हैं, DNA इतना है, RNA इतना है, जल इतना है, वसा इतना है, वसा मतलब फैट, प्रोटीन इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है। तो दो तरह से वर्गीकरण हुआ किसका, जीव द्रव्य। अब पता नहीं पूछने वाला क्या पूछ ले, तो हमें दोनों का ही करना है। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो मैंने पहले लाइन बोली थी, पहले उसे देखते हैं। कोई पूछे आपसे कि जीव द्रव्य में यानी कि प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा जो 3-4 हैं जिनसे मिलके क्या बना है, जीव द्रव्य बना है, उनके आप नाम लिखें। तो सबसे पहले आएगा बच्चों ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर आएगा कार्बन, तीसरे नंबर पर आएगी हाइड्रोजन, चौथे नंबर पर आएगा नाइट्रोजन। और भी हैं, बाकी टॉप मोस्ट ये 4 है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब इसमें ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो होगी सबसे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि आज जैसे हम भी तो जीवी हैं, तो हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। तो सबसे ज़्यादा तो ये लिखा जाता है लगभग 75% भी है, कहीं कहीं ये 80% भी है। आप एक फिगर डाल लो 76%, होते सब लगभग ही हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकते कि भाई एक में लिख दिया 75, लिख दिया 76, ऐसा नहीं होगा, काफ़ी दूर दूर होंगे। अगर आएगा तो लगभग 76% के आसपास होती है क्या बच्चों, ऑक्सीजन, इसके अंदर जीव द्रव्य के अंदर। अब आया कार्बन, ये होता है लगभग 10.5% के आसपास, 10.5। उसके बाद आई हाइड्रोजन,
ये होती है लगभग 10% और नाइट्रोजन होती है 2.5% लगभग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक, अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना बनता है। तो 76 तो ये हो गया बच्चों, 86, 96 और 2.5 और आधा 3, ये बैठ रहे हैं 99। तो ये सभी 99% कंसंट्रेशन है। तो मैंने कहा था कि और भी कुछ है, बाकी टॉप मोस्ट जो 4 हैं वो ये होते हैं जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ठीक, ये एक तरह से इसका वर्गीकरण कर दिया गया हमने। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की बात ही है, जब मैंने टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो वाटर से बनता है, ऑर्गेनिक से बनता है और इनऑर्गेनिक से बनता है। उसका भी कोई जिक्र नहीं है, तो उसका भी हम वर्गीकरण करेंगे। तो अब इसमें फिर लिखिएगा, दूसरी तरह से वर्गीकरण करते हैं इसका। नंबर 1 पे है जल। जल यानी कि वाटर, ये मिलता है लगभग 75 से 85% के बीच में इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद नंबर है प्रोटीन, ये मिलेगा 7 से 9% के बीच में, 7 to 9% के बीच में मिलेगा प्रोटीन। उसके बाद है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये मिलता है 2 से 2.5% के बीच में। उसके बाद है फैट्स, जिसे हिंदी में वसा कहते हैं, ये मिलेगा 1 से 1.5% के बीच में। वसा यानी कि फैट्स। उसके बाद नंबर आता है डीएनए, आरएनए। डीएनए होता है 0.7%। उसके बाद आता है आरएनए, ये होता है 0.4%। और उसके बाद आते हैं अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये होते हैं 1 से 1.5% के बीच में। तो ये दूसरी प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन हो गया है। देख लिया। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई आपसे पूछे कि जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म वो किन किन तत्वों से मिलके बना है, तो हमने याद कर लिया था कि जल है, कार्बनिक पदार्थ है और अकार्बनिक पदार्थ है। इसमें आप देख रहे हो कि जल भी आ गया, वाटर, और अकार्बनिक भी आ गया, लेकिन कार्बनिक नहीं आया। तो इन सभी को बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सब ये ही होते हैं। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, है ना, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ, इन्हें कहते हैं। अब थोड़ा सा इन पर चर्चा कर ली जाए। थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। अब जैसे ये वर्ड आया है क्या, कार्बोहाइड्रेट, इसे देखते हैं। हालांकि आगे भी टॉपिक है इसके, बाकी थोड़ा सा भी यहाँ भी बता देता हूँ। कोई आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो एक लाइन में तो हमने कह दिया कि दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। अभी मैं बार बार में शब्द वैसे कर रहा हूँ कंपाउंड। अब पहले इसे समझेंगे। कंपाउंड, कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो क्या कहोगे? दो एलिमेंट, ये कह रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट है, मतलब दो चीज है, वो इक्वल हो और उनका कॉम्बिनेशन हो तो कंपाउंड होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, यौगिक। आप कुछ बता रहे थे। दो अलग अलग तत्वों का एक निश्चित अनुपात में, दो अलग अलग तत्व हों
और उनका अनुपात निश्चित हो, उनकी फिक्स रेशो हो। अब बार बार एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, दो दो। भाई कंपाउंड में कोई भी दो नहीं होता, पहली बात तो ये है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं है कोई संख्या, ठीक है। हाँ ये बात जरूर है, तुमने कहा था बराबर, तो बराबर नहीं होता, जैसे मैंने कहा था फिक्स रेशो, ये सही है कि उनकी जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। जैसे कोई आपसे पूछे, क्योंकि मैंने आपको बात समझ में आ गया आपकी, कंपाउंड क्या है, आप थोड़ा सा समझ लो। मैंने आपसे पूछ बैठा कि भाई जल क्या है, तो आपने कहा कि जल तो H2O होता है। तो ये दो तत्वों से मिलकर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं कुछ और ले लूँ तो उसमें तीन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दो तो होने को जरूरी एक नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम तो दो होने ही चाहिए। दो हो, तीन हो, चार हो, तो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। अब हाइड्रोजन के कितने एटम हो, दो, और ऑक्सीजन का एक, तभी तो वाटर बनेगा। अगर मैंने कह दिया H3O तो आप कहोगे कि कुछ और होगा, वाटर तो नहीं है। डैट मीन्स इनकी जो रेशो है वो फिक्स होनी चाहिए, इनका जो अनुपात है फिक्स होना चाहिए। तो ये जो बना, ये क्या बना, कंपाउंड बना, यौगिक बना। ये तो ये बात होगी, ये बात समझ में आई। मान लिया अमोनिया है, अमोनिया को क्या बोलते हैं, NH3 बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का एक होना चाहिए और हाइड्रोजन के, तभी तो अमोनिया बनेगा। तो रेशो तो फिक्स ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कम कर लो या ज़्यादा कर। और ये सारे क्या बन रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं, जिन्हें हम हिंदी में यौगिक है। ये बात समझ में आ गई। फिर एक टर्म मैं अपने पास से ले रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं मिश्रण, मिक्सचर। अब मिश्रण समझाइए, मिश्रण क्या होता है, व्हाट इज मिक्सचर। इसलिए तो मैंने टर्म दिए साथ में, तो ये चीज समझा दी मैंने। तो अब इससे अटैच पूछूंगा ना आपसे, मिक्सचर वो हो गया जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हो, लेकिन उनकी रेशो फिक्स ना हो, कोई कम हो सकता है, कोई ज़्यादा। जैसे वायु, एयर, ठीक। अब हम कहते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। कितनी, सुना ही नहीं आया मुझे, 78.06, चलिए लगभग 78 कर लेते हैं फिलहाल, है ना। तो अब आप मुझे कहोगे कि आप वायु बोल रहे हो, लेकिन उसमें तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि भाई नाइट्रोजन इतनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन इतनी होनी चाहिए, तो फिर तो फिक्स रेशो नहीं आ रही। कहो ना, भले ही दिमाग में तो आएगा ही। और जब फिक्स रेशो आ रही है तो क्या होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए। तो मैं उसका जवाब आपको ऐसे दे दूंगा, तो पूरे वायुमंडल की बात होगी। आप भी एक यहाँ एक कमरे में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, यहाँ भी वायु होगी, तो हो सकता है यहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है ज़्यादा हो। तो क्या हर जगह जो ऑक्सीजन है वो 20% ही मिलेगी या नाइट्रोजन 78% ही मिलनी है, नहीं, कहीं कम कहीं ज़्यादा मिलेगी। इसलिए वायु क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है, दिस इज नॉट ए कंपाउंड। ये बात सुने भाई, क्वेश्चन आ चुका है वायु वाला, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मिश्रण है छांटो, तो वायु पे निशान लगा देना, ठीक। अब हमने वापस पॉइंट पे आता हूँ मैं, पॉइंट क्या था मेरा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं इसे, कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन है इसमें, और बाद में ऑक्सीजन से बन जाता है हाइड्रेट। हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ वहाँ हाइड्रेट लिखा हुआ। हाइड्रेट का मतलब है ऑक्सीजन की भी उपस्थिति है। तो जब कभी आप भूल जाओ, इसलिए आपको सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कार्बन सी, हाइड्रोजन H, और हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रेट, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी है। अगर इनमें ये रेशो आए CH और O में, अगर ये अनुपात हो 1:2:1, तब ही है कार्बोहाइड्रेट, वरना कम ज्यादा हो जाए तो कुछ और बन जाएगा। बात समझ रहे हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई कोई एक एग्जांपल दे दो मुझे आप कार्बोहाइड्रेट का, तो आप तुरंत बोलोगे ग्लूकोज, तुरंत बोलोगे ग्लूकोज। मैं कहूँगा ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो, वो भी तुम्हें रटा पड़ा,
C6H बार है O6। तो सोचो C है, H है और O है, तो ये तो बात इमेज बन गई कि भाई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। हो सकता है क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैंने रेशो चेक नहीं करी, अब मैं रेशो चेक करूंगा। 6 12 6 1:2:1 है या नहीं है? अब 100% कार्बोहाइड्रेट ही, बात समझ रहे हो? तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो आप कहोगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो CHO इन्वॉल्व रखता हो अपने अंदर, 1:2:1 की रेशो हो, तो वो जो बनेगा कंपाउंड वो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। उसका एक एग्जांपल हो सकता है ग्लूकोज। ठीक, अभी इस बात को और भी बढ़ा लेते हैं आगे। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। अपना मेन टॉपिक भूल जाना आप, मेन टॉपिक क्या चल रहा है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा आ गया था, तो इसके दर्शन करा रहा हूँ कि केवल लिखने से काम तो नहीं चल रहा ना कि भाई कार्बोहाइड्रेट 2 से 2.5% है, भाई है क्या है वो पता तो होना चाहिए ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट है 3 प्रकार का होता है। इन्हें बोलते हैं नंबर 1 मोनोसैकेराइड, हिंदी में भी मोनोसैकेराइड लिखोगे। दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है जी, पढ़ रखा होगा आपने। तो मोनो का मतलब क्या होता है 1, डाई का मतलब क्या होता है 2 और पोली का मतलब हो गया बहुत सारे। ठीक, जैसे जो हमारे आसपास मार्केट में पन्नी मिलती है, पन्नी पिन्नी, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन कोई ऐसी थोड़ी है, हम केमिस्ट्री बोल रहे हैं। पोली प्लस इथाइन बनता है पॉलीथीन, तो हम केमिस्ट्री बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो क्या बड़ा पोली, अगर एक होता तो मोनोथीन बोलते, अगर 2 होते तो डाईथीन बोलते। तो पॉलीथीन इसलिए बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि बेवजह बोला जा रहा है। तो ये 3 तरह के होते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। अब साफ साफ चल रहा है, इसमें तो भाई एक ही होगा, इसमें 2 होंगे, इसमें बहुत सारे होंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब एक नाम हमने भी पढ़ा ग्लूकोज, पढ़े तो और भी हमने, ग्लूकोज है, गिलक्टोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है ना? ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो ये कौन सा क्या है, कैसे है, ऐसे करते हैं। और ये जो ग्लूकोज है ये यही होता है, कौन सा? मोनो। तो नंबर 1 जो मोनो है बच्चों, ये है ग्लूकोज। एक होता है गिलक्टोज, एक होता है फ्रक्टोज। ये बस उतना ही काम करवा रहा हूँ जितना पूछा जाए, होते तो और भी हैं। बाकी ये 3 क्या होते हैं? मोनो होते हैं। अब ये भी बात समझ में आती है। अब बायोलॉजी जो टच लेके चलेगा ना, अपना कैसे लेके चलेगा? केमिस्ट्री को। बायोलॉजी में फिजिक्स तो ना के बराबर होता है। केमिस्ट्री की जो इक्वेशंस होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, अभी नाइट्रोजन वगैरह सब क्या है? केमिस्ट्री। अब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो भी ये सब चीज़ें आएंगी, तो सब साइंस है, इन्वॉल्वमेंट है। अब ये आएगा क्या? डाइसैकेराइड। तो ये बात तो समझ में आ रही है भाई कि जब मुझे डाई बनाना है तो 2 मोनो को मिलाना पड़ेगा, है ना? तो यानी जब मैं इनको आपस में मिलाऊंगा तो कुछ एक नया कार्बोहाइड्रेट बनेगा जिसे मैं डाइसैकेराइड बोलूँगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है फिर। अब क्या करें? सबसे पहले ग्लूकोज को ग्लूकोज में मिलाओ, ग्लूकोज को ग्लूकोज में मिलाओ। इसके ही 2 ले लिए, 2 मोनो, तो बन जाएगा माल्टोज, MALTOSE। क्या बन जाएगा? माल्टोज बन जाएगा। उसके बाद एक और लेते हैं। अब पहले तो ग्लूकोज ही लो क्योंकि ये तो प्राइमरी है। अब इसके साथ मिला दो ये गिलक्टोज,
तो बनेगा लैक्टोज। क्या बनेगा? लैक्टोज बनेगा। और अब फिर वही लो ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ मिला दो फ्रक्टोज, तो बन जाएगा सुक्रोज। ठीक है जी। अब हमने लिख तो लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर लेते हैं कि दिमाग से ना निकले। जब मोनो की बात आए तो ग्लूकोज तो याद रहेगा, दिमाग में चाहिए ग्लूकोज जैसा ही कुछ था, तो क्या है? गैलेक्टोज। बस GLUC GLUC OSE OSE क्या आ गया? T आ गया, ये भी याद आ जाएगा। और उसके बाद क्या है? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में ऐसे याद कर लेना, फ्रक्टोज मतलब फैक्ट्री। क्या है? कुछ ना हिंट बता रहा हूँ आपको ताकि ये याद हो जाए कि ये दोनों चीज़ कहाँ तैयार हो रही हैं? किसी फैक्ट्री में तैयार हो रही है। जैसे मैंने मतलब याद कर रखे हैं, हिंट बना के इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ, वो आपकी इच्छा है कि आप इसे ऐसा करें या ना करें। अब ये मुझे याद आ गए मोनो। अब डाई जब करूँगा मैं तो पहले यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा, तो ग्लूकोज में ग्लूकोज मिलाऊंगा। ठीक, तो हिंदी में एक शब्द होता है माल गोदाम, है ना? एक तो गोदाम हो गया, और एक माल गोदाम का मतलब मालगाड़ी सुना होगा, एक ऐसी ट्रेन जिसमें सिर्फ सामान ही भर के ले जाया जाता है, बड़ा बहुत सारा सामान। तो मुझे ऐसे याद आता है कि दो चीज़ एक जैसी को मिलाया जा रहा है तो चीज़ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। डबल से मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो माल गोदाम, मालगाड़ी से याद रखिए आ गया माल ढोल। ऐसे कुछ हिंट बना लेता हूँ। उसके बाद इसका काम हो गया, अब इसको इसके साथ मिलाया जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना, जी हटा दो। ये क्या है? लैक्टोज। ये क्या हो गया? लैक्टोज। वही है शब्द, चाहे आपको दिक्कत हो रही हो तो इसे यू को भी हटा दो। कौन पूछ रहा? मत लिखो उसे लैक्टोज, LAC लिख लो। जी हटाने के साथ ही क्या बन जाएगा? लैक्टोज ही बन जाएगा। ये दूसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद अब ये होगा इसके साथ फ्रक्टोज से। जब मुझे फ्रक्टोज सुनता है तो मुझे हिंदी में याद आता है फल। क्या आता है? फल। और फल होते हैं मीठे, और मीठे को हिंदी में कहते हैं सरकरा, शक्कर बोल देते हैं जिसे। तो यहाँ से मुझे क्या आता है? तो मैं तो नहीं भूलता इसलिए, आप अपनी जान। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ये जरूरी 3 लाइनों में कि इसको से मिला देंगे तो क्या बनेगा। याद रह गया तो नंबर पक्का है, और इधर उधर हो गया तो नंबर। ठीक बच्चों, अब जो तीसरा है पोली, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, इनमें से एक लिख लो काइटिन। काइटिन और भी होते हैं बहुत सारे, बाकी बस थोड़ा सा मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के दर्शन करा दिए कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसलिए इन्हें पॉलीसैकेराइड बोला जाता है। अब आगे चलेंगे। तो अभी जब मैं इसका वर्गीकरण कर रहा था किसका? प्रोटोप्लाज्म का, तो मैंने कहा था कि जो जल होता है वाटर, वो तो होता है 75 से 85% के बीच में। ठीक, उसके बाद क्या आया था? प्रोटीन 7 से 9% के बीच में। उसके बाद आया था कार्बोहाइड्रेट, कितना? 2 से 2.5% के बीच में। तो कार्बोहाइड्रेट तो मैं समझा दिया। अब थोड़ा समझाता हूँ प्रोटीन, कि प्रोटीन क्या होता है। PROTEIN, प्रोटीन। अब कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन क्या होता है, तो पहला तो वही बोलोगे कि ये भी कार्बनिक पदार्थ है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहली बात। अब कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में और प्रोटीन में अंतर क्या होता है, तो अंतर ही बहुत सारे होते हैं। बाकी जो थोड़ा सा टच है वो दे रहा हूँ, बाकी तो आप इसी बायोलॉजी में आगे पढ़ोगे। क्या? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, वहाँ पे सारी चीज़ें फिर और डिस्क्राइब होके आएंगी। ठीक, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो सिर्फ हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। पता होगा इतना शायद, या नहीं पता? पता है। लगभग शरीर की 50 से 70%, लगभग 50 से
70% जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा सप्लाई की जाती है। लेकिन प्रोटीन जो होता है ये एनर्जी भी देता है प्लस रिपेयर भी करता है, टूट फूट की मरम्मत भी करता है। जैसे जब कोई बच्चा एक्सरसाइज करता है तो हैवी एक्सरसाइज वो करेगा, बॉडी बिल्डिंग वगैरह, तो जो मसल्स है वो उसकी टूट जाती हैं, उनमें ब्रेकेज आ जाते हैं। तो उसे सही नसीहत दी जाती है कि अपने डाइट में प्रोटीन जरूर शामिल करो। वेट जरूरत से ज़्यादा उठाया जा रहा है, तो वेट उठाया कहाँ से जा रहा है? मसल से और बोन से। अब बोन तो ताकतवर चीज़ है, उनमें तो या तो आएगी तो लटक जाएगा मामला। जब बोन टूटेगी तो उसे तो हम फ्रैक्चर कह देते हैं, वो तो फिर काम 1-1.5 महीने के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन मसल जब टूटती हैं तो उनका पता नहीं चला, तो उसमें धीरे धीरे जो है बॉडी जो है डाउन होती चली जाती है, थकावट आनी शुरू हो जाती है। तो प्रोटीन अगर हम लेंगे तो मरम्मत करता है, जो मसल्स में ब्रेक आएंगे उन्हें वो ठीक करता है। ठीक, आम चाल की बोल भाषा में तो ये कहा जाता है कि एक आदमी का जितना वजन होता है उतने ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए। बाकी तो जरूरत तो शायद और भी ज़्यादा है, ये कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। मान लिया किसी का 80 किलो वजन है तो डेली उसे 80 ग्राम की नीड है, चाहे उसे मिले या ना मिले, वो एक अलग बात है। ठीक, प्रोटीन का काम तो हो गया ये। अब इसमें 20 एमिनो एसिड होते हैं, 20 एमिनो एसिड से मिलके बनता है। 20 तरह के एसिड है जिनसे क्या बनता है? प्रोटीन। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बर्जेलियस, क्या नाम था? इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, बर्जेलियस। जे बर्जेलियस कह देते हैं, बाकी मैंने बर्जेलियस लिख दिया। इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। और प्रोटीन हमारे शरीर में 20 तरह के आवश्यक तत्व की पूर्ति करता है, जिनमें से जो 10 हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, वो शरीर खुद तैयार कर लेता है। लेकिन जो 10 हैं जो खाने के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि अगर मैं 20 को 2 ब्रांच में बांट दूँ, 10 और 10, तो ये तो शरीर जो है हमारी बॉडी खुद ही बना लेगी। लेकिन डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति की एज क्या है। अगर वो यंग एज में है तो डेट मीन्स बहुत जल्दी बनेंगे, कोई ओल्ड एज में है तो इतने नहीं बन पाएंगे। लेकिन जो बाकी के 10 हैं इनकी पूर्ति होती है फूड के द्वारा, खाने के द्वारा। तो आपने शब्द सुना होगा कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं कि भाई हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कुपोषण है, अच्छी तरह से खाना नहीं मिल पाता, प्रोटीन वगैरह तो बात की बात है। तो वो यही चीज़ है, खाने में सब चीज़ें पूर्ति होती रहती हैं, बशर्ते कि आप खाने में भी ध्यान दो। ठीक, वरना स्पेशल से फिर आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो ये शरीर तैयार कर लेगा बच्चों, और ये खाने के द्वारा पूर्ति होती है। और फिर यहाँ पे फिर बेसिक बुक्स में 2 शब्द सुने जाते हैं, सुना होगा आपने भी, क्वाशोरकर पढ़ा होगा। 7वीं 8वीं किताबों में तो 2 बच्चे की फोटो रहती है, तो पेट से निकल जाता है बाहर को, है ना, और एक ऐसी होता है, मतलब देखने से लगता है कि बीमार है। 6वीं 7वीं 8वीं किताब में तो कहीं पता नहीं कब देखा था, 4वीं 5वीं किताब में देखा होगा मैंने, आजकल और जल्दी आ जाते हूँ। और एक होता है मेरस्मस। ये 2 रोग होते हैं, रोग तो बहुत सारे होते हैं, बाकी इनकी चर्चा ज़्यादा होती है। तो ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं, स्पेशली बच्चों में। जो मैंने भी बताया कुपोषण का शिकार, अगर कोई आदमी बड़ा हो गया तो फिर तो उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई, लेकिन बच्चा है, अभी शुरुआत है और वो वहीं नहीं संभल पाया, तो फिर समस्या हो जाती है। तो इस क्वाशोरकर में क्या होता है, इसके जो हाथ पैर हैं वो तो हो जाते हैं बहुत दुबले, बहुत ही बारीक, सिर्फ हड्डियों का ढांचा सा दिखाई देंगे, और जो पेट है वो बाहर को निकल जाता है, पेट फूल जाता है, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो उस बच्चे को जो बीमारी है वो क्वाशोरकर।
पेट जरूरत से ज़्यादा बहुत बड़ा, एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा, जैसे पानी से भर गया हो, और हाथ पैर बहुत दुबले, उस बीमारी को क्वाशोर्कर कहते हैं, जो प्रोटीन की कमी से होती है। और ये जो मैरस्मस है, इसमें जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो ढीली हो जाती हैं। मांसपेशियां, मसल्स क्या हो जाती हैं? ढीली हो जाती हैं। अब सभी काम मांसपेशियों से हैं, कुछ पकड़ना, कुछ उठाना, और वे क्या होगी? ढीली। तो एक तरह से एनर्जी खत्म हो जाती है बॉडी में। ठीक, ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं पढ़ रखा। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जब जरूरत पड़े वो चीज़ याद आनी चाहिए बिना डाउट। तो अगर आपके पास ऐसी एबिलिटी है कि भाई सब चीज़ आप कर पाओ तो ठीक है, नहीं हो तो हर एक चीज़ का हैंड बनाने की आदत है। अब जैसे ये 2 आई, हो सकता है आपको ये ना पता होगी किसमें ये था और किसमें ये, तो पता था कि ऐसा कुछ था, लेकिन किसमें क्या था किसमें क्या था इसमें कंफ्यूजन, तो तुरंत हिंट बना लो। जैसे ये मैं से शुरू हो, एम से शुरू हो रहा, और ये भी। जब आप कहीं देखोगे वो रिकॉल होंगी चीज़ें, आप कंफ्यूजन में आ ही नहीं सकते, एकदम याद आएगा मेरा समझ मसल्स, बस बाकी बात काम पूरा। और ये याद आ गया फिर तो ये वही था क्योंकि 2 ही तो हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ सोच लिया करो हल्का सा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको क्या बता दिया, प्रोटीन में था, बाकी तो बताया तो वसा भी है, फैट भी है। उसके बाद बच्चों फिर 2 आए थे, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए की फुल तो सभी जानते हैं, डीऑक्सी होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। और आरएनए हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था क्या चल रहा था? प्रोटोप्लाज्म। अभी दोबारा से सुनो, अभी जो मैंने वर्गीकरण किया था, पहले वाला वर्गीकरण, पहले वाला क्लासिफिकेशन, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन थी 76%, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या था? कार्बन 10.5%। तीसरे नंबर पे क्या था? हाइड्रोजन 10%। चौथे नंबर पे क्या था? नाइट्रोजन 2.5%। जो टोटल मिल रहा था 99%। एक वर्गीकरण हमारा ये हो गया। फिर दूसरा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जल, लगभग 75 से 85% के कहीं बीच में है, ठीक। अब नंबर 2 पे क्या है? कार्बनिक, ऑर्गेनिक, और उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा? प्रोटीन, 7 से 9%। उसके बाद आएगा कार्बोहाइड्रेट, कितना? 2 से 2.5%। उसके बाद आएगा वसा, फैट, 1 से 1.5% के बीच। फिर आएगा डीएनए, कितना? 0.7 बोल रहे हो? 0.7%। उसके बाद आएगा आरएनए 0.4%। और उसके बाद फिर लास्ट में आया था अकार्बनिक, वो भी है 1 से 1.5% जितना फैट था, ठीक है। तो हमने 2 तरह से क्या कर लिया, इसका वर्गीकरण कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया। उसके बाद अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, आपको कुछ ऐसे ऐसे वर्ड सुनाए जाएंगे जो कभी नहीं सुने आपने, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे कुछ हिंट दे रहा हूँ क्योंकि ये पीरियड का समय हो चुका है लगभग। हम अपने किचन में एक चीज़ जानते हैं, हींग। हींग, हींग। कोई हमसे पूछे कि भाई हींग क्या है और कैसे मिलता है, तो एक वर्ड सुनाऊंगा मैं आपको, रेजिन। क्या है? अच्छा, लेटेक्स तो सुना होगा, लेटेक्स। लेटेक्स सुना, पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि भाई रबर कैसे बनती है, तो लेटेक्स से बनती है। तो लेटेक्स क्या होता है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें से सफ़ेद या पीले रंग का कुछ गाढ़ा द्रव निकलता है। जैसे एक पेड़ नहीं होता, आँखें का पेड़, उसे जब हम तोड़ते हैं तो सफ़ेद सा दूध सा नहीं निकलता। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, या तो सफ़ेद सा निकलेगा या पीला सा निकलेगा, उसी को हम लेटेक्स बोलते हैं। उससे रबर भी बनती है। तो अभी मैं एक नाम ले रहा था, रेजिन। तो हींग जो होता है एक रेजिन होता है, वो उसकी जड़ों से निकलता है, जो हमें हींग की प्राप्ति होती है। तो और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्यों और कैसे। ये सब का सब जो जुड़ाव है किससे है?
जीव द्रव्य से ही है, ऐसा नहीं है मैं कुछ और टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और ठीक। अभी इस पीरियड को पूरा करते करते एक थोड़ी सी फिगर बना दूँ। जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि जीव द्रव्य के यानी कि प्रोटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? उनमें से एक को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? और दूसरा कहलाता है केंद्रक द्रव्य, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये कहा जाता है कोशिका द्रव्य जो होता है यानी कि साइटोप्लाज्म जो होता है ये कहाँ होता है। तो जब आप लाइन पढ़ोगे वहाँ बुक वगैरह में लिखी मिलेगी कि जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस और जो कोशिका की झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, उनके बीच में जो लिक्विड होता है जो द्रव्य होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, तो मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। देखो मैंने कुछ बनाया है, तो ये तो आपको पता चल रहा है न्यूक्लियस है, जिसे केंद्रक कह देते हैं या केंद्र कह देते हैं। ठीक, और ये जो है यही है वो कोशिका की झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका द्रव्य क्या हुआ? ये हुआ। ये है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा अभी। मैंने कहा कि जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। फिर मैंने कहा कि किताब में आप ये पढ़ोगे कि ये केंद्रक और कोशिका की जो झिल्ली होती है उसके बीच का जो भाग होता है जो द्रव्य होता है उसे कहते हैं। तो केंद्रक तो ये वो, और ये मैंने क्या बोला अभी? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की झिल्ली। लिख भी देता हूँ, आप ही बना लेना फिर से। कोशिका की झिल्ली सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हो गया क्या? केंद्रक न्यूक्लियस। तो इसके और इसके बीच में जो ये द्रव भरा हुआ है, द्रव देख रहे हो लिक्विड, ये सारा का सारा कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म। ठीक, दूसरा जो भाग होता है वो मैं बताया था अभी केंद्रक द्रव्य। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो वो इसके अंदर ही होता है, इसके अंदर केंद्रक के अंदर। यहाँ जो द्रव्य होगा वो होगा केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कहीं अगर आप इनमें रिलेशन बनाना चाहो तो आप एक साधारण मैथ्स के फॉर्मूले से, मैथमेटिक्स से आप इन्हें ऐसे दिखा सकते हो। दिखा सकते हो नहीं दिखा सकते हो कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला के यानी जोड़ दिया जाए तो ही बन जाता है जीव द्रव्य। तो क्वेश्चन पूछने वाला कैसे पूछ रहा है डिपेंड करता है। एक कंसंट्रेशन तो होगी जल वाली, कार्बनिक और अकार्बनिक वाली, एक हो गई ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाली, और एक हो गई ये। अब पता नहीं क्या पूछ बैठे। ठीक है, तो इस पीरियड में इतने रहने देते हैं, बाकी फिर आगे करेंगे। अभी ये पार्ट बचा हुआ है।